जो हमारी सारी बॉडी का इंफॉर्मेशन स्टोर करती है एक ऐसी जगह, न्यूक्लियस। उन सारे साइंटिस्ट के नाम को एक तरफ इकट्ठा करके हम याद करेंगे, क्योंकि जितने भी केमिकल रिएक्शंस और टास्क होने थे बेटा, वो यहीं पर होने वाले हैं, इसी साइटोप्लाज्म की। वायरसेस का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता नहीं। वायरसेस अपना काम लाइफ प्रोसेसेस का अकेले सारा नहीं कर सकते। ये एक ऐसा इकलौता चैप्टर है जो कि आपको पूरी की पूरी बायोलॉजी के अंदर में हर बार रिफ्लेक्टेड मिलेगा। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने इस पाठशाला के चैनल पर, जहां पर एक वन शॉट में हम लोग अपना चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कवर करने वाले हैं। शायद ये लेक्चर आपको कुछ पार्ट में मिले, पर यस, हम लोग कुछ पार्ट्स में ही सही, लेकिन एक स्ट्रेच में अपने कुछ टॉपिक्स को इस चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के लिए करने वाले हैं, एक मजेदार तरीके से। ठीक है, बहुत नई नई चीजों को यूज करके हम इस चैप्टर को अपने दिमाग में ऐसे बसा लेंगे कि ये बेसिक और कोर चैप्टर हमारे हर चैप्टर में, हर आगे की एक सिलेबस के अंदर में जो मिल जाता है, वो वहां पर करने में हमको आसानी हो, समझने में हमको आसानी हो जाए। तो यस, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास में ये एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए वन शॉट लेकर के आ गए हैं हम। उर्वशी मैम आपके लिए आ चुकी हैं, आपका बॉटनी का पहला चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ लेकर के। तो आ जाओ यार, फटाफट से बिना किसी देरी के हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम शुरुआत बेटा इसी चैप्टर से हमेशा क्यों आखिरकार करते हैं? ऐसा इस चैप्टर में क्या है कि हम एनसीईआरटी का फ्लो तोड़ने के लिए रेडी हैं, जहां पर पहला चैप्टर आपकी क्लास 11th में लिविंग वर्ल्ड दिया होता है, पर हम लोग अपनी बातचीत को यहां से चालू करते हैं, क्योंकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब तक इस सेल की नहीं होने वाली है, तब तक आपको कोई और टर्मिनोलॉजी बायोलॉजी के अंदर में समझ में नहीं आएंगी। तो ये अपनी खूबसूरत सी, सुंदर सी जो सेल है, आखिरकार वो क्या है? कुछ बातें तुमने अपनी छोटी क्लासेस में सीखी होंगी अब तक, और तुम्हें वो पता भी है, उनके अंदर में जो जो सामान है, क्या करता है, बेसिक आइडिया। पर लेकिन क्लास 11th में बेसिक आइडिया से काम नहीं चलेगा, हमको इसको थोड़ा सा और लेवल अप करके लेकर जाना है, क्योंकि ये एक ऐसा इकलौता चैप्टर है जो कि आपको पूरी की पूरी बायोलॉजी के अंदर में हर बार रिफ्लेक्टेड मिलेगा। कोई एक ऐसा चैप्टर नहीं है जहां पर इसकी झलकियां देखने को ना मिलती हूं। तो इतना ज्यादा जरूरी है ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हमारे लिए। आओ क्यों ना एक सेल को देख लें यार, अपनी शुरुआत क्यों ना एक सेल से ही की जाए। तो ये हमारी सेल है, हमारी सुंदर सी सेल है। इस सेल को एक बार अगर हम इसकी झलकी को हम देखें, तो हमको क्या देखने मिलता है इस सेल के अंदर में? ये बचपन में हम लोगों ने डायग्राम बुक के अंदर में बना हुआ देखा है, पर इसको साक्षात आज हम थोड़ा सा जूम करके, इसके अंदर डीप डाइव मार के सब कुछ इसके बारे में समझ लेंगे। तो ये है आपकी एक जेनेरिक सी सेल, जिसको हम बोल रहे हैं हमारी बॉडी में पाई जाती है। जो भी कोई लिविंग होगा उसके पास में ये एक अजीब सा दिखने वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। बाहर से तो बहुत सिंपल, गोल मटोल दिखने वाली एक सेल, सिंपल चीज एक सेल, पर जब इसके अंदर में आप डीप डीप डाइव मारोगे, तो ये अंदर खाली नहीं है भाई, इसके अंदर में बहुत सारा सामान है, और ये सामान बहुत पर्टिकुलर है कि किसी एक चीज से आप दो दो काम करा रहे हो, कोई एक चीज बस एक ही स्पेसिफिक काम कराती है। तो हर चीज की अपनी एक बाउंड्रीज, अपना कुछ काम धाम इनका होता है। तो इस तरीके की कुछ ये शक्ल है। अब आप में से आधे लोगों को इन चीजों के नाम यहाँ से कुछ तो पढ़ भी पा रहे हो, बाकी आपको ये कुछ याद आ रहे होंगे कि यार सेल के अंदर ये होना चाहिए, वो चीज जरूरी है। एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारी सारी बॉडी का इंफॉर्मेशन स्टोर करती है एक ऐसी जगह, न्यूक्लियस, और बाकी जगह पर कुछ लिक्विड यहाँ पर फैला हुआ है। तो ये है आपकी सुंदर सी, राजदुलारी, प्यारी सी सेल। तो इस सेल के बारे में कुछ और जानकारियां उठाते हैं। हम वापस से चले जाते हैं उस एक सेंचुरी में, जब इनकी डिस्कवरी, इनके बारे में बातचीत स्टार्ट हुई होगी। कितना 18th सेंचुरी से लेके अब तक समय इतना बदल गया है, आप अब इसके बारे में हर चीज जानते हो कि आप इसके अंदर में डिटेल से कोई भी एक पार्ट लो कि ये अपने पास में जो गोल वेसिकल बैठा हुआ है, इसका क्या काम है आखिरकार। यहाँ सेंट्रल में जो ये गोल गोल न्यूक्लियस बैठा है, ये क्या करता क्या है एग्जैक्टली, अब हमको सब चीजें पता हैं। इनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर तक हम जानते हैं, हम इनके डिटेल्ड वर्जन को अब फिलहाल पहचानने लगे हैं। तो हमको पता है भाई इनके बारे में, पर लेकिन उस चीज को सिस्टमैटिक तरीके से हमारी खूबसूरत सी एनसीईआरटी ने प्रेजेंट किया हुआ है। तो उस प्यारी सी लाइंस को, एनसीईआरटी की बातों को क्यों ना एक बारी देख लिया जाए और इस कहानी को किया जाए कंप्लीट। तो कहानी हमारी कहां से स्टार्ट होती है?
कहानी हमारी स्टार्ट होती है बेटा यहां से कि आपके पास में आखिरकार सेल है क्या, एक क्वेश्चन मार्क। सेल क्या चीज है? तो आपके पास इसका आंसर मिला, बहुत क्लियर कट आपको इसका आंसर मिला कि भाई सेल एक वो चीज जिसके पास अपना खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, पॉइंट नंबर 1। ये किसी और पर डिपेंड नहीं करती है। दूसरी बात एनसीईआरटी के शुरू के पैराग्राफ में लिखी कि अपनी लाइफ के जितने भी प्रोसेसेस हैं, बोले तो डाइजेशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन या फिर कोई और चीज जो आपकी लाइफ यानी लाइफ को, आपकी सेल्स को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, वो सारी प्रोसेस करने में ये सक्षम है, ये कर सकता है। बढ़िया बात है। कुछ बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी जान लगा दी कि हम लोग इसके बारे में कुछ ना कुछ नई चीजें डिस्कवर करें। तो उसी पूरे रास्ते में आपको इन कुछ साइंटिस्ट के नाम बार बार मिलेंगे। तो पहला नाम है मिस्टर रॉबर्ट हुक का, जिन्होंने डिस्कवरी करी फर्स्ट सेल की। तो यहां पर इनको क्रेडिट दिया जाता है फर्स्ट सेल की डिस्कवरी का। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, पहली सेल डिस्कवर तो कर दी, लेकिन वो सेल भला कैसी? वो सेल थी बेटा डेड। तो हमारी किताब रॉबर्ट हुक का कोई जिक्र करती नहीं है, लेकिन ये जनरल नॉलेज का पार्ट है कि भाई पहली सेल किन्होंने डिस्कवर करी, जो कि डेड थी, डेड लेयर को देख डाला गलती से। दूसरे हमारे पास आए एंटन वॉन लियनहॉक साहब, जिन्होंने डिस्कवर किया था सिंपल सा माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप जब डिस्कवर हो जाएगा तो अब आसपास की पड़ी हुई चीज, चाहे मेरे ये बाल या फिर आपके पास कुछ नदी में पानी की बूंदें या कोई भी और चीजें, यार तुम ले जाके उस माइक्रोस्कोप पर रखोगे और ऑब्जर्वेशन में जरूर लोगे, क्योंकि काम माइक्रोस्कोप का अपनी छोटी छोटी आसपास दिखने वाली चीजों को जूम, मैग्नीफाई करना है। तो यहां से माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो जाने के बाद आपके साइंटिस्ट एंटन वैन लियनहॉक ने क्या देख डाला? इन्होंने पहली सेल देखी, फर्स्ट सेल देखी, ऑब्जर्व करी, और हम कहते हैं ये पहली सेल अब की बार में लिविंग थी। तो फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट दिया आपने किनको? एंटन वैन वॉन लियनहॉक को। फिर आते हैं रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने न्यूक्लियस जैसी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली एक एरिया हमारी बॉडी को डिस्कवर किया। तो इन्होंने किस चीज की खोज करी? इन्होंने न्यूक्लियस की खोज करी। इन्होंने बताया हमको कि हमारी बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन इसी न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है। कैमिलियो गोल्जी ने अपने काम की शुरुआत करी, गोल्जी एपैरेटस नाम की एक ऑर्गेनली को डिस्कवर करके। और फाइनली एक नाम और है क्रिस्टीन डी ड्यूव करके, इन्होंने डिस्कवरी करी है किसकी? लाइजोसोम नाम की एक ऑर्गेनली की। अब ये लाइजोसोम, गोल्जी एपैरेटस, न्यूक्लियस सब क्या होता है अभी सीखते हैं, पर पहले हमने कह दिया कि भाई जो भी डिस्कवरीज हुई हैं उन सारे साइंटिस्ट के नाम को एक तरफ इकट्ठा करके हम याद करेंगे। तो कोशिश करो नोट्स को शॉर्ट, कंसाइज और क्रिस्प बनाओ, यहां वहां फैली हुई इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी की एक जगह समेट दो। तो पहली बात भाई सेल क्या? जिसके पास अपनी एग्जिस्टेंस हो और साथ में लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करे। पर इसी सेल को अगर मुझे कभी टाइप में इसके क्लासिफिकेशन को मुझे देखना हो, तो देखने में यह मिला कि कुछ सेल तो ऐसी जिनकी बॉडी एक ही सेल की बनी हुई है। तो ये लो भाई, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी तो है पर केवल एक सेल की। तो बचपन में इनके खास नाम आपने जरूर सीखे हुए हैं कि आपके पास वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल का बना, जैसे कि अमीबा, जैसे कि यहां पर दिखने वाला ये क्लामाइडोमोनास। तो ये लीजिए क्लामाइडोमोनास से लेकर अमीबा तक और भी बहुत सारी चीजें आप जानते हो जो कि केवल और केवल एक सिंगल सेल की ही बनी होती हैं। जबकि मल्टी सेल्यूलर अगर हमको नाम कुछ देने भी हो तो हम नाम खास यहाँ पर क्या देते हैं भाई? हमारे जितने भी प्लांट हैं, हमारे जितने भी एनिमल हैं, उनकी बॉडी एक सेल्स की नहीं बनी होती, मिलियंस एंड ट्रिलियंस की सेल्स की बनी होती है, जैसे कि हमारी बॉडी। तो सेल तो ये चीज है, अच्छा, जिनके पास ये दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने ही होने चाहिए। अब मुद्दा ये आता है जो आपके पास में सेल है उसकी क्या क्या बातचीत हम करें।
तो पहली पहली बातचीत अभी आपने कर दी, इसकी प्रॉपर्टी आपने बताई कि एक सेल के पास इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस हो और वो दूसरा काम क्या करे, सभी लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करे, और इनके पास में कुछ मेन 3 चीजें होनी जरूरी हैं। उन 3 चीजों के एब्सेंट होने पर एक सेल सेल नहीं रहती, जिसमें से आपके पास एक तो होना चाहिए आउटर कवर, कोई तो एक कवर बना ही दो सेल के ऊपर और उसका खास नाम दे दीजिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि इनके पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम का कवर होना जरूरी है भाई एक सेल के पास। दूसरी चीज इनके पास होनी चाहिए खुद का अपना इंफॉर्मेशन, दैट इज अपना जेनेटिक मटेरियल, जिनको आप कभी कभी न्यूक्लियस नाम भी देते हो। तो अपने खुद की इंफॉर्मेशन है जो आप काम यहाँ पे कराने वाले हो। और तीसरी जो काम की चीज यहाँ पर होगी वो है इनका अपना खुद का साइटोप्लाज्म, यानी कि जेली वाला फ्लूइड जो पूरा जेली की तरह इनकी सेल में फैला हुआ है, उसको हमने नाम दिया साइटोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म आपकी सेल को क्या करता है, एक जिंदा स्टेट में बनाए रखता है। तो ये क्या करेगा, कीप सेल इन लिविंग स्टेट, आपकी सेल को जिंदा बनाए रखने में यही मेन टास्क करता है भाई। क्यों मेन टास्क करता है ये, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं हम। तो ये जो साइटोप्लाज्म नाम की आपके पास में एरिया है, इसने काम कराया, इट कीप सेल इन लिविंग स्टेट, क्योंकि जितने भी केमिकल रिएक्शंस और टास्क होने थे बेटा वो यहीं पर होने वाले हैं इसी साइटोप्लाज्म में। तो कभी आपकी सेल का साइटोप्लाज्म सूख गया, वहां से गायब हो गया, तो अब कोई भी रिएक्शन वहां पर नहीं हो सकती, और रिएक्शन ना होने की वजह से वो सेल लिविंग नहीं, वो सेल डेड बन जाया करती है। तो कुछ मेन चीजें प्रॉपर्टी इनकी ऐसी दिखी। दूसरी बात अभी सीखा, डिस्कवरी आखिरकार किन्होंने इसकी करी, तो एंटन वैन लियोनहॉक ने हमारे पास पहली सेल, फर्स्ट लिविंग सेल को, अगर हम खास बोले तो फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर करने का क्रेडिट एंटन वॉन लियोनहॉक को दिया। तीसरी बारी पर हमने कहा अब क्यों ना अपने इस सेल को ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाए। तो आपके पास 2 ग्रुप मिले, एक ग्रुप जिसका नाम प्रोकैरियोट और एक ग्रुप जिसका नाम यूकैरियोट। क्लास 9-10 में इनके बारे में बहुत गुणगान आपने किया है कि आपकी प्रोकैरियोट वो जिनके पास जेनेटिक मटेरियल नेकेड है, कवरिंग वाला न्यूक्लियस इनके पास नहीं मिलता। दूसरा, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी नहीं पाई जाती। पर वहीं दूसरी तरफ यूकैरियोट ऐसा जिनके पास जेनेटिक मटेरियल अपना कवर के अंदर बैठा होगा, इंफॉर्मेशन कवर के अंदर होगी और मेम्ब्रेन से ढकी हुई ऑर्गेनेलीज मिलती हैं। इसका मतलब तो ये तय है कि अभी कुछ देर पहले जो ये हमने सेल का स्ट्रक्चर देखा, जिसके भीतर हमको ये जेनेटिक मटेरियल यानी ये न्यूक्लियस, ये देखो एक कवर के अंदर में ढका है, यानी कि ये सेल प्रोकैरियोटिक नहीं हो सकती। उसके अलावा आपको ये इतनी सारी ऑर्गेनेलीज भी तो दिखाई दे रही हैं। ये हमको जो ऑर्गेनेली दिखाई दे रही हैं, ये सामान जो दिखाई दे रहा है, इन सभी के ऊपर अपना अपना खुद का कवर प्रेजेंट है। इसका मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी है और जेनेटिक मटेरियल को एक कवर के अंदर आपने समेट कर रखा है। तो ये सेल रिप्रेजेंट कर रही है यूकैरियोटिक सेल को। ये बात तो तय कर दी, ये बात हमने यहां से तय कर दी है कि यूकैरियोटिक सेल के पास में कवर और साथ में जेनेटिक मटेरियल के अंदर तो कवर होगा ही होगा, ऑर्गेनेली भी ऐसी जिनके पास में मेम्ब्रेन। फिर लास्ट बात हम इनके बारे में ये और कह दें, सेकेंड लास्ट बात, कि अगर आपको ऑर्गेनेली देखनी ही है एक इस सेल के अंदर तो वो कौन सी एरियाज है, तो ये वो जगह है जहां पर होता है बेटा डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि आपको अगर कोई भी काम कराना है अपनी सेल के अंदर में तो वो कुछ खास जगहों पर कराओ, ऐसे रैंडमली मत कराओ कि सारा काम एक ही जगह हो गया। तो कुछ कुछ काम को आपने एरिया वाइज डिवाइड किया, उन्हीं को बोला ऑर्गेनेली। और ये ऑर्गेनेली 3 तरीके की मिली आपको, या तो वो ऐसी ऑर्गेनेली जिसके पास सिंगल कवर, या तो 2 कवर, या फिर उसके पास कोई भी कवर नहीं होगा। अब इनकी कुछ लिस्ट आप बना करके तैयार कर सकते हैं,
धीरे धीरे जैसे हम ऑर्गेनेलीज को जानने पहचानने लग जाएंगे, ये लिस्ट आप यहाँ पर बड़ी सी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास डबल मेम्ब्रेन में आप कहते हैं भाई किसको, अपने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम लिख दो, और चाहो तो अपने जो प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट हैं उनका नाम लिख दो, और साथ ही साथ जो आपका न्यूक्लियस है आप उसका नाम भी ऐड करो। जिनके पास कोई कवर नहीं वहां सेंट्रियोल को उठाइए एग्जाम्पल में, वहां आप राइबोसोम को उठाइए एज अ एग्जाम्पल। तो ये लो भाई, आपके पास में कुछ ऑर्गेनेली के कवर के हिसाब से हमने इनको क्लासिफाई कर दिया, या तो बिना कवर की, या फिर 2 कवर वाली, या फिर बिना किसी सिंगल कवर के साथ में है। अंत में आपके पास में इन सभी सेल का अगर एक ओवरव्यू लिया जाए तो इनकी शेप और साइज सेम नहीं होती। आप सर से लेकर पैर तक अपनी बॉडी की बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल को अगर ऑब्जर्व करने चलोगे तो उन सबकी शेप और साइज कैसी होंगी, चेंज मिलेंगी। तो एक जेनेरिक नंबर देना कि सेल का साइज इतना होता है, वो बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो यही बात समझाने के लिए, ये लास्ट बात समझाने के लिए हमारी किताब में दी गई है कुछ इंफॉर्मेशन, जिसको हमने एक जगह इकट्ठा कर लिया है। ये लो, ये हमारा एक काम जो हमने इकट्ठा किया, और ये हमारे कुछ फोटोग्राफ्स जिनको हमने एक साथ इकट्ठा कर दिया है। तो पहली बारी में हमको ये दिखाई पड़ रहा है कि उनके जो साइज हैं कितने वेरिएबल हैं। यहाँ पर आपको सेल के अलग अलग साइज दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें से माइकोप्लाज्मा नाम का ये बैक्टीरिया अपने पास में सबसे छोटा बैक्टीरिया, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया भाई, अब तक का सबसे छोटा बैक्टीरिया या जो अपने पास की सेल है वो है ये माइकोप्लाज्मा। और इनकी एक खास बात और मशहूर हमारे पास ये कि इनके पास में जो सेल की ऊपर की वॉल है, यानी सेल वॉल, वो हुआ करती है एब्सेंट। इनके अलावा जितने सारे नाम हैं, चाहे वो बैक्टीरिया की साइज हो, ह्यूमन के रेड ब्लड सेल का एक डायमीटर दिया हो, टिपिकल बैक्टीरिया की साइज PPLO प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म की साइज, या वायरस और टिपिकल यूकैरियोट की साइज। ये बहुत जेनरिक सी इंफॉर्मेशन फैक्ट वाली हमारी बुक में दी हुई है। आपने खासा ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया यहाँ पर और टिपिकल बैक्टीरिया 2-2 बार मेंशन है, और दोनों बार में साइजेस अलग हैं, क्योंकि एनसीईआरटी इस डाटा को ऐसे ही प्रोड्यूस करती है या दिखाती है, तो आपको इसी तरह इनको याद रखना होगा। और जो PPLO यहाँ पर बैक्टीरिया है वो माइकोप्लाज्मा की ही पुराना नाम है एक तरीके से, तो उसी के अंदर में एक कैटेगरी है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो आपने ध्यान क्या रखना है भाई खास, कि जो आपकी PPLO है वो माइकोप्लाज्मा आज की डेट में बोली जाती है। तो छोटा बैक्टीरिया अभी भी कौन, माइकोप्लाज्मा, क्योंकि ये तो इसके अंदर में ही फॉल करता है। फिर साइजेस के बाद में हम थोड़ी सी शेप को भी देखें, तो आप शेप के नाम पर किन किन को ऑब्जर्व कर रहे हो, रेड ब्लड सेल जो कि गोल है और बाइकॉनकेव है, राउंड और बाइकॉनकेव। आपके पास WBC शेप कैसी, अमीबा की तरह, यानी अमीबॉइड शेप, कोई फिक्स ही नहीं कर पा रहा, जबकि रेड ब्लड सेल के साथ ऐसा नहीं, ये तो आपके पास प्रॉपर राउंड है और बाइकॉनकेव वाली शेप की है। ये हमारे पास तीसरी सेल कॉलमनार एपिथेलियल, जो कि कैसी, लॉन्ग है, थोड़ी सी लंबी है और नैरो है। तो लॉन्ग और नैरो तरीके से दिखने वाली एक सेल एनिमल में जो पाई जाए, कॉलमनार एपिथेलियम। फिर एक नर्व सेल जो कि ब्रांच्ड है और लॉन्ग है, ये अपने पास में थोड़ी सी ब्रांच्ड और लंबी तरीके की एक सेल है, और हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल में जानी जाती है। तो ये नर्व सेल की एक फैक्ट और हमको मिलती है कि ये अपने पास लॉन्गेस्ट सेल है हमारे शरीर की। तो ये 1, 2, 3 और 4 4 चीजें ऐसी जो आपके एनिमल की सेल में मिलती हैं। जबकि ये नीचे की तरफ दिखने वाला ट्रेकीड, इनका नाम है ट्रेकीड, ये अपने पास में कैसी, लंबी सी थोड़ी सी स्ट्रक्चर है, यानी कि लॉन्ग या फिर इलोंगेटेड, थोड़ी सी लंबाई में ज्यादा आपको मिलेगी एक ऐसा स्ट्रक्चर ट्रेकीड। और एक आपको मिल जाएगी आपकी मीजोफिल की सेल, जो कि पत्तों में, लीफ में कॉमन है,
जिनकी शेप अगेन राउंड और थोड़ी ओवल तरीके की है। तो जैसा काम वैसी शेप और साइज बनती है, यानी कि इनकी साइजेस और शेप ये दोनों खास करके डिपेंड करती हैं किस चीज पर, ये डिपेंड करती है ऑन, इट डिपेंड ऑन फंक्शन। तो जैसा आपकी सेल ने काम करना होगा उसी तरीके की उनकी शेप और साइज बन जाया करती है। तो है तो एकदम जनरल नॉलेज फैक्ट जैसा कुछ पार्ट, पर क्योंकि एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में हमको बहुत डायरेक्टली पूछा जाता है, और अभी क्योंकि मैच द फॉलोइंग का ट्रेंड भी थोड़ा ज्यादा है, तो आपको ये वाले फैक्ट से बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इंफॉर्मेशन को आपको याद रखनी है, टिप्स पे इंफॉर्मेशन हमें पता हो। इन्हीं चीजों के लिए बुक में एक खास तौर पर डायग्राम हमें मिलता है कि आपके पास में ये रेड ब्लड नहीं है, ये वाइट ब्लड सेल है, ये वाइट ब्लड है, और ये है अमीबॉइड। तो यहाँ पर किताब का एक डायग्राम आपको मिलता है उन्हीं सब सेल्स के लिए, सेम बात है, एकदम सेम, कुछ नया नहीं किया इसमें। इसी तरह आपको बुक में ये भी एक डायग्राम मिलता है जहां पर साइज बताए हुए हैं। तो यहाँ पर टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 से 20 माइक्रोमीटर, अगर एक बैक्टीरिया टिपिकली आप देख रहे हैं तो 1 से 2 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ 0.1 और वायरसेस 0.02 से 0.2 तक। तो ये वायरसेस तो देखने में हुए सबसे छोटे, लेकिन हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आती है कि वायरसेस का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता नहीं। वायरसेस अपना काम लाइफ प्रोसेसेस का अकेले सारा नहीं कर सकते, जब ये मेरी बॉडी में आएगा काम पूरा करेगा। तो वायरसेस हमारे पास एक्सेप्शन है, वायरस इज एन एक्सेप्शन। तो हम जब इसको सेल ही नहीं मानते, इज एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, सेल के बारे में बताई गई सारी बातों का ये एक एक्सेप्शन होने के कारण ये फीचर्स हम सब इस सेल के नहीं काउंट कर सकते। तो सबसे छोटी सेल का कैटेगराइजेशन वायरसेस को नहीं बोला जाएगा, वो अभी भी गलत ही है। तो वायरस दिखने में साइज लेकिन काफी छोटा रखा, पर इसको लिविंग बोलूं कि नॉन लिविंग बोलूं, ये आज तक एक बहुत बड़ा डिबेट बना हुआ है। तो इसीलिए इनके बारे में खास टिप्पणी हम लोगों को नहीं करनी। आगे चले तो हमको क्या मिला कि अब सेल की डिस्कवरी का काम कराया जाए। सेल को करते हैं डिस्कवर कि अब सेल कैसे एग्जैक्टली अपना काम दिखने के अलावा करती होगी। तो सेल के बारे में कुछ बातचीत करने के लिए हमारे पास आज जुड़े हैं कौन, मैथियस स्क्लेडीन, और एक हमारे पास जो जुड़े हैं वो है थियोडोर श्वान। तो मैथियस स्क्लेडीन ने यहाँ आकर 1838 के समय पर कुछ पन्नों पर एक बात लिख डाली, जर्मन बॉटनिस्ट हूं मैं और मैं कहता हूं सभी प्लांट, पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि मैं बॉटनिस्ट हूं तो इसीलिए मैं अपना काम वहीं तक सीमित रखूंगा। तो प्लांट सभी सेल के बने होते हैं जो आगे जाकर के टिश्यूज बनाते हैं। तो अगर ये जो स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है ये प्लांट का सेल था, तो वो जुड़ करके एक सेल, दो सेल, तीन सेल मिलकर टिश्यू बनाए। साथ ही साथ जो हमारे साथ दूसरे नए गेस्ट जुड़े थियोडोर श्वान, ये हमको कौन मिले, ये मिले हमको जर्मन बॉटनिस्ट की जगह जर्मन जूलॉजिस्ट। लेटेस्ट एनसीईआरटी 2025-26 में जर्मन का पार्ट यहां पर भी ऐड कर दिया गया है, पहले यहां ब्रिटिश हुआ करता था। तो अभी बना आपके पास जर्मन जूलॉजिस्ट, पर क्योंकि जूलॉजिस्ट से एक ईयर पहले 1839 में काम किए, उन्होंने 38 में काम किया, तो आसपास का माहौल जानने के लिए, इंफॉर्मेशन और अपनी गहरी करने के लिए ये ऐसा कुछ जरूर कर बैठे कि पुरानी इंफॉर्मेशन यानी कि अपने मैथियस क्लेडीन की कुछ बातों को भी इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन में डाला। तो बोला क्योंकि हम पेशे से जूलॉजिस्ट हैं तो हम बिल्कुल एनिमल की सेल को देखेंगे, और एनिमल की सेल कुछ ऐसी दिखाई पड़ती है। तो यहां से क्या बोला जाए, प्लांट हो चाहे एनिमल की सेल हो, इन सभी के पास एक कवर तो बनता है। अब किसी के पास दो दो कवर हो जाएं सेल वॉल नाम के, तो वो एक अलग बात है। तो प्लांट के पास में तो सेल वॉल भी है, लेकिन प्लांट और एनिमल के पास 1 कवर होना मैंडेटरी, जिसको आज की डेट में आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हो। फिर हमारे पास एक सवालात उठाया गया कि आपकी सेल्स कहां से आती हैं। सेल
सभी ऑर्गेनिज्म में है। सेल मिलकर एक प्रोडक्ट, एक टिश्यू बनाया करती हैं और इन सेल के पास कवर है। ये इंफॉर्मेशन ठीक है, पर हमको इस बात का उत्तर चाहिए कि आपकी सेल, नई सेल आखिरकार आती कहाँ से, उसकी फॉर्मेशन जो है वो कहाँ से होती है। क्योंकि इसका आंसर ये खुद दे नहीं पाए तो आपके पास में आते हैं नए चीफ गेस्ट जो हैं रुडोल्फ वर्चाओ, जिन्होंने बोला अब हम इस प्रॉब्लम का समाधान निकालेंगे और अपनी भाषा में बात कहकर चले गए ओमनिस सेलुला ए सेलुला, जिसका मतलब सीधा सा साधारण सा कि आपकी एक सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही तो आ रही है। अगर एक सेल अकेली थी, अपने आप को डिवाइड करी, नई सेल बनी, इन सेल से फिर डिवीजन होगा, लगातार यही प्रक्रिया चलती रही होगी और हर एक सेल अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलकर के बनती है। तो यहां पर मॉडर्न सेल थियरी, इनकी सेल थियरी का कर दिया गया मॉडिफिकेशन। तो हमारे पास फाइनली अब तक आ चुकी है एक मॉडर्न सेल थियरी जो बता सकती है कि आपकी सेल के अंदर में जो डिवीजन है या उसकी फॉर्मेशन है वो कैसे होती है। साथ ही साथ कुछ बातचीत अपने थियोडोर श्वान की और अपने स्क्लिडीन की भी उठा ली, तो हमारे पास कंप्लीट डाटा अब मिलता है किस चीज का, आपके सेल थियरी का। तो यहाँ पर 2 पॉइंटर आपको मिलते हैं किस वाली बात में, आपकी इस मॉडर्न सेल थियरी की बात में, कि एक तो सेल आती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से और दूसरी बात ऑल एनिमल एंड प्लांट मिलकर बने होते हैं सेल्स के, या फिर आप कह दो ये प्रोडक्ट ऑफ सेल्स के बने होते हैं। तो यहां तक तो हमारी सेल की डिस्कवरी का टास्क जो था वो पूरा हुआ कि सेल को कैसे बताया जाए, इसकी डिस्कवरी में क्या क्या कहा जाए, वहां तक काम पूरा हुआ। पर अब हम शुरुआत करते हैं एक एक करके सबको समझने की। तो नंबर 1 पर हमारे लिए जो चीज आई है हमें समझने और सीखने के लिए, वो है मिस्टर बैक्टीरिया। तो मिस्टर बैक्टीरिया आपके और हमारे बीच में अब आ चुके हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से अपनी बॉडी को लेकर के बैठते हैं। पर इससे पहले कि इनके अंदर हम डीप डाइव मार के सब चीजों को सीखें और समझें, आप ये जान लें कि इनके पास अपनी खुद की कुछ कॉमन शेप होती है, जो कि मेनली 4 हैं। अगर ये गोल मटोल लड्डू जैसा दिखे तो इसको बोल देना कोकस। अगर ये इस तरीके से सिलिंड्रिकल शेप और चपटा दिखाई दे रॉड के जैसा, तो इसको नाम दे देना बैसिलस। अगर ये कभी आपको स्पाइरल की तरह ऐसा दिखाई दे तो आप इसको नाम दे देना स्पाइरलम या स्पाइरल। और कभी कॉमा के जैसा शेप लेकर बैठे तो आप इसका नाम विब्रियो जरूर देना। तो ये इनकी कुछ कॉमन 4 शेप होती हैं। एग्जाम्पल तो अनंत है इनके, क्योंकि इनकी प्रेजेंस अनंत है, यत्र तत्र सर्वत्र ये पाए जाते हैं। तो इनकी हैबिटेट कोई एक जगह नहीं है, ये मेरे सर पर, हथेली पर, स्टाइलस पर, स्मार्ट बोर्ड पर, आपकी कॉपी पर, आपके मुंह पर अभी इस समय मौजूद हैं। तो ये हर जगह पाए जा सकते हैं। ऐसा क्या खास इनके पास में है जो ये हर जगह पाए जा रहे हैं? तो ये है इनकी बॉडी। इसमें ऐसा क्या खास आपको और मुझको दिखाई दे रहा है, उसको अभी जानने की कोशिश करते हैं। तो इनकी बॉडी में खास काम, पहली बात, बाहर से अंदर तक स्टार्ट करते हैं। तो इनकी बॉडी का ये बाहर का लेयर ही इनके लिए मेन मैजिक है, जिसको हमने मिलाकर बोला सेल एनवेलप। चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों के पास में बाहर बाउंड्रीज हैं। हमारी बॉडी में केवल एक, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पर प्लांट के पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल, 2-2 लेयर। पर जरा इस बैक्टीरिया को ध्यान से देखें, इनके पास सेल एनवेलप है और 3-3 लेयर का बना हुआ है। अगर अंदर से देखें तो हमारे पास मिला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऊपर में एक सेल वॉल और बाहर में एक लेयर पाई जाती है ग्लाइकोकैलेक्स की। तो ये तो इनका सेल एनवेलप यानी बाहर का लेयर है, इतना मजबूत कि ये कहीं भी रह सकते हैं, चाहे आपके मुंह पर बैठना हो, हाथ पर बैठना हो, या क्यों ना आपके फ्रिज के अंदर में भी कहीं पर बैठना हो, तो आपके पास ये इनका सेल एनवेलप हुआ। फिर और अंदर ले आइए, अपने सामान को और अंदर मूव कराते हैं, तो आपको क्या दिखता है? आपको इनका खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल दिखा, जिसका नाम न्यूक्लियस ना देकर मैंने क्या लिखा है? न्यूक्लियोइड। क्योंकि ये कैसा है भला? ये बिना किसी कवर की तैरती हुई इंफॉर्मेशन मुझे दिख रही है, नाम जिसका न्यूक्लियोइड। फिर इनके पास है एक और जेनेटिक मटेरियल जो कि मेन नहीं है, ये अपने पास नाम लिया प्लाज्मिड, जिसको हम बोल दें एक्स्ट्रा है भाई, एक्स्ट्रा। तो बनी एक्स्ट्रा जेनेटिक इंफॉर्मेशन या मटेरियल। तो ये एक्स्ट्रा जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा ही है भाई। अगर प्लाज्मिड गलती से इसकी बॉडी से बाहर निकाल दूं तो बैक्टीरिया पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो मरने वाला नहीं है। पर न्यूक्लियोइड अगर हटा दिया तो कयामत की रात आएगी और बैक्टीरिया जाएगा मर। तो इसलिए जरूरी है कि आप प्लाज्मिड वाला स्ट्रक्चर
बिठा दो तो भी ठीक है, नहीं बिठाओगे तो भी चलेगा। बस एक्स्ट्रा कैरेक्टर कुछ इनके पास में आने वाले हैं, लेकिन न्यूक्लियोइड को हटा देने से काम इनका नहीं चल पाता। फिर और इसकी शक्ल में जरा ऑब्जर्व किया जाए तो यहां पर पाई गई प्रोटीन की फैक्ट्री, यानी कि प्रोटीन को बनाने वाला जो स्ट्रक्चर है राइबोसोम, तो वो इनके पास भी मिलता है, दैट इज राइबोसोम यहां पाया जाता है। फिर इनके पास में ये एक धागे, एक सिंगल स्ट्रैंड पर कुछ ढेर सारे राइबोसोम चिपका दिए गए, तो ये mRNA के ऊपर एक साथ अगर आपके राइबोसोम कभी अटैच होते हुए दिखाई दें तो उसको नाम आप अब क्या दे दें, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। और आगे देखा तो सामान को स्टोर करने के लिए यहां पर स्टोरेज के नाम पर इन्होंने काला धंधा बनाया है, बिना किसी कवरिंग के सामान को करा दिया स्टोर। तो ये कोई प्रॉपर तरीका तो नहीं है स्टोरेज का, पर ठीक है, काम चल रहा है, तो हमने इसी तरीके से स्टोरेज स्टार्ट कर दी कि अपने इस साइटोप्लाज्म में तैरते हुए कुछ भी यूनिट को रख दिया और बोला इंक्लूजन बॉडी है भाई, जिसके अंदर सामान को रखा या स्टोर किया गया है। फिर अंदर की, सबसे अंदर की जो परत है वहां पर आपको दिख रहे हैं कुछ इनफोल्डिंग्स, और ये इनफोल्डिंग्स नाम की जो लेयर है वही कहलाती है मीजोजोम। तो मीजोजोम अपने पास में कभी तो इस तरीके की ट्यूब वाली, तो ये बन गई ट्यूब्यूलर आपके पास, और कभी कभी ये गोल मटोल यानी कि वेसिक्यूलर, या फिर कभी कभी एक के ऊपर एक परत चढ़ने वाली, ये हमको लामेला भी मिलती है। और कभी कभी हमारे पास एक खास काम होता है कि अपनी मीजोजोम के ऊपर में ये पिगमेंट चिपका दिया जाए, और ये पिगमेंट खास काम करता है भाई फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस कराने वाला वो पिगमेंट अगर कभी मीजोसोम नाम की इनफोल्डिंग के ऊपर में अटैच हो जाए तो आप उसको एक नाम दे दीजिएगा, क्रोमैटोफोर। हर समय क्रोमैटोफोर हर बैक्टीरिया में नहीं मिलता, ये कुछ खास बैक्टीरिया के अंदर ही मिलता है। अगर आप कोई चीज दिमाग में याद आ जा रही है तुरंत कि क्रोमैटोफोर कौन से बैक्टीरिया में था, तो मतलब आपकी जो तैयारी है या जो आपको मेमोरी में चीजें आ रही हैं वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और सही डायरेक्शन में चल रही है। पर मेरे बताने पर आपको अगर वो चीजें रिकॉल नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब बहुत सख्त जरूरत है अभी एनसीईआरटी को रीड करके रखने की और उस पर ग्रिप बनाने की। खैर फिलहाल ये तो हमारे पास में मिले कौन, हमारे बैक्टीरिया के अंदर का सामान, पर बैक्टीरिया के बाहर में सरफेस पे भी कुछ चीजें चिपकी होती हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको लंबा सा दिखने वाला ये एक फ्लैजिला, जो ऑफ कोर्स इसका काम कराएगा कहाँ, मूवमेंट में। तो एक जगह से दूसरी जगह इनको लेकर जाने के लिए फ्लैजिला इस्तेमाल में आएंगे। बाकी आपके पास छोटे छोटे टूथब्रश के ब्रिसल्स जैसा टूथब्रश के दाने धागे होते हैं ना, वैसा एक फिमरे दिखाई दे रहा है, और ऊपर में एक इकलौती या फिर चार चार के ग्रुप में होने वाली मोटी और लंबी यूनिट दिख रही है जिसको हमने बोला पिलाई। तो फिलहाल ये तो है हमारा बैक्टीरिया जो कि इस तरीके से कुछ दिखेगा। बाकी अंदर में इनके साइटोप्लाज्म तो भरा होगा ही होगा, जहां पर भी खाली जगह दिखी फटाक से वहां पर क्या बता दें कि वहां पर लिक्विड के नाम पर पाया गया है कौन, साइटोप्लाज्म। ये दिखा आपका बैक्टीरिया। पर हमारे इस चैप्टर में केवल इतना काम करके आपको छोड़ना नहीं है, आपको ये पूरा का पूरा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर डिटेल में और समझना है। तो यहाँ इनकी शुरुआत करने के लिए क्रिस्टीन ग्राम आए और इतना बड़ा कुछ चार्ट हमको बताकर चले गए। तो क्रिस्टीन ग्राम ने यहाँ पर एक नई टेक्निक को निकाला, और क्रिस्टीन ग्राम ने बैक्टीरिया को कलर कर डाला, रंग डाला। तो क्रिस्टीन ग्राम ने क्या कर दिया, स्टेन कर दिया अपने बैक्टीरियाज को। स्टेन करना यानी डाई लगाना, स्टेन्ड द बैक्टीरियाज। और बैक्टीरिया को जब रंग लगा रहे थे, उनके साथ जब होली खेल रहे थे, तो या तो हर बैक्टीरिया के ऊपर रंग लग जाए और अटक भी जाए, वहीं अटक जाए, या फिर सबके ऊपर रंग लगा और अटका नहीं। जब रिजल्ट देखा बैक्टीरिया के ऊपर रंग लगाते हैं और उसको हटाया जा रहा है, तो कुछ के पास अटका, कुछ के पास नहीं अटका। तो हमारे पास दो तरीके की ग्रुप और कैटेगरीज मिलकर के तैयार हुई। पहली कैटेगरी ग्राम नेगेटिव वाली, जहां पर आप ई कोलाई, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, राइजोबियम जैसे ऑर्गेनिज्म को ढूंढ सकते हो। पर ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, इनकी एक खास बात ये कि ये उस रंग को क्रिस्टीन ग्राम ने जो यूज किया उसको पकड़ता नहीं। दे डू नॉट टेक स्टेन।
तो कलर ना लेने का प्रण इन्होंने लिया है। जैसे ही आप कलर डालेंगे तो नीले रंग का होगा, पर जैसे ही उसको धुल दिया जाएगा तो कलर इनसे उतर जाता है। वहीं दूसरी तरफ आपके पास है ग्राम पॉजिटिव, तो यहाँ पर कोलोस्ट्रीडियम, लैक्टोबैसिलस, माइकोप्लाज्मा, ये दोनों ही एग्जाम्पल यहाँ पर एक्स्ट्रा आते हैं। ये पुराने किसी सवालों में कभी पूछी जाती थी, लेकिन अभी आजकल उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं रह गया, पर फिर भी आपको अगर इंफॉर्मेशन के लिए चीज रखनी थी तो इनकी कुछ अलग अलग एग्जाम्पल हैं हमारे पास। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपनी प्रॉपर्टी ग्राम नेगेटिव से अलग करते हुए और ये स्टेन और कलर को अटकाते हैं। तो दे टेक स्टेन, जितना भी रंग डाला इनके ऊपर से हटा नहीं, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल थी वो थी मोटी, थिक, और इनके पास में पेप्टाइडोग्लाइकेन का कंटेंट ज्यादा, लेकिन इनके पास लिपिड का कंटेंट था कम, और लिपिड के उस कंटेंट के कम होने, लो होने के कारण ये कलर को अपने अंदर में बिठाकर तो नहीं रख पा रहा था। साथ ही साथ यहाँ पर देखने को मिलता है मीजोजोम प्रॉपरली बनते हैं भाई इनके अंदर में, और कभी कभी एक एक्स्ट्रा लेयर इनके पास पाई जाती है जो कि पूरा पॉइंटर ही एक्स्ट्रा है। ये एक बस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि इनकी बाहर की लेयर में टेकोइक एसिड भी मिलेगा, जबकि इसी का सामना अगर हम यहाँ पे करें तो ये ना तो स्टेन लेते हैं, इनकी सेल वॉल भी कैसी है, यहाँ पर मिलेगी पतली सेल वॉल, जिनके पास में पेप्टाइडोग्लाइकेन की अमाउंट कैसी है, कम। तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा पेप्टाइडोग्लाइकेन का अमाउंट काफी कम, लेस पेप्टाइडोग्लाइकेन मिला, पर लेकिन लिपिड यहाँ पर ज्यादा ही मिलने लगा। तो लिपिड कंटेंट अपने पास इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में काफी ज्यादा हाई मिलेगा, और मीजोजोम यहाँ पर उतना प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगे, ना ही टेकोइक एसिड मिलेगा। पर मुद्दे से अलग अगर हम बात करें, या मुद्दे की मेन बात करते हैं, अलग क्यों करनी, कि ग्राम नेगेटिव कलर नहीं लेता क्योंकि सेल बॉल पतली है, पेप्टाइडोग्लाइकेन वहां कम, पर लिपिड बहुत ज्यादा, तो वो चिकनाई की मोटी लेयर कलर को अंदर तक आने नहीं देगी। तो क्रिस्टीन ग्राम ने बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर दिया, या तो कलर लेने वाला ग्राम नेगेटिव, या कलर क्रिस्टीन ग्राम का ना लेने वाला बना दिया गया ग्राम पॉजिटिव। तो बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन हो चुकी थी। इस क्लासिफिकेशन के बाद एक एक करके वॉल को, लेयर को, हमने कवर्स को उठाया। तो अब सबसे पहले यहाँ पर इनकी सेल की एनवेलप देखने को मिली। तो चर्चा में हमारे पास ये सेल एनवेलप जुड़ चुकी है, और सेल एनवेलप की परत को, लेयर को जब आपने देखना शुरू कर ही दिया तो आपको मिला बाहर की तरफ, अगर हम सबसे पहले जाएं तो आपको मिलेगी आपकी ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि अपने आप को या तो स्लाइम लेयर या फिर कैप्सूल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती है। और जैसा कि नाम आपके पास स्लाइम लेयर कैसी हुआ करती है, ये थोड़ी सी लूज है, ये अपने पास में एक लूज कवर के जैसी या लूज शीथ वाली एक पर्टिकुलर लेयर। वहीं कैप्सूल वाली जो लेयर है ये थोड़ी सी हार्ड और रिजिड है। तो किसी लेयर को, बैक्टीरिया के आउटर लेयर को आपको ठोस अगर बनाना है तो कैप्सूल देना पड़ेगा, अदरवाइज वहां पर आप स्लाइम लेयर, जो चिपचिपी लेयर है, उसको बिठा दो। बाकी तो आपके पास में अंदर आई सेल वॉल, जो कि बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, और इनका एक खासा काम अपनी सेल वॉल का, दूसरी अंदर की लेयर है, और इनका मेन काम ये क्या करता है, ये अपने बैक्टीरिया को फटने से बचा देता है, प्रिवेंट करना आता है इनको बैक्टीरिया को फ्रॉम बर्स्टिंग। तो आपका बैक्टीरिया जो है बर्स्ट ना हो, उसकी स्ट्रक्चर बर्स्ट ना हो या कोलैप्स ना हो, उसके लिए आपने ये सेल वॉल बिठा के रखी है। तो कोलैप्सिंग और बर्स्टिंग तो नहीं हो सकती। साथ ही साथ ये एक और काम भी करना जानता है, यहाँ नंबर 1 ये एक और काम करना जानता है, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो साइज में हैं, यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल की एंट्री उनको अलाउ नहीं करता। तो मैक्रो मॉलिक्यूल जितने भी आपके पास, यानी बड़े साइज का मॉलिक्यूल, उनकी एंट्री अलाउड नहीं होती है। इसकी वजह से प्रिवेंट मैक्रो मॉलिक्यूल की एंट्री इस बैक्टीरिया के अंदर। तो सेल वॉल एक प्रकार का जालीदार स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके का एक जाली से बना हुआ स्ट्रक्चर सेल वॉल अपने पास। तो कुछ लेयर अपने पास में ऐसी स्ट्रेट लाइन वाली, बीच बीच में बॉन्ड्स बनाए गए इनके द्वारा,
जिनको आप कह दिया करते हैं नैग और नैम की यूनिट। तो नैग और नैम जो अपने पास में ये दो यूनिट्स हैं, ये अपने पास में बहुत पहले इनके सवाल ऑल्दो पूछता था, पर अभी इनके यूनिट्स पूछना उन्होंने बंद कर दिया है क्योंकि बुक में वो दी नहीं है इंफॉर्मेशन। पर एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आपकी सेल वॉल बनी है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, जो कि उनकी बॉडी फर्दर एक स्टिक नैग नाम की और एक स्टिक नैम नाम की, इनसे मिलकर के बनी होती है। फिर तो तीसरी चीज हमारे पास, उसके क्या ही कहने, हमारे पास तीसरी चीज मिलती है भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भर भर कर इनफोल्डिंग्स थी, जिनको आपने एक खासा नाम दिया मीजोजोम। और अब की बार ये मीजोजोम नाम की लेयर खुद को ट्यूब्यूल की तरह, खुद को चाहे तो वेसिकल की तरह, या फिर खुद को एक लैमेला की तरह से बिठा सकती है। तो ये लीजिए, आपके पास में ये कुछ अलग अलग लेयर बनाकर रेडी किया जा सकता है इनके द्वारा। तो ये सेल वॉल थी इनकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, और साथ में ग्लाइकोकैलिक्स, जिनको मिला जुलाकर आपने नाम दिया है सेल का एनवेलप। अब ये जो सेल एनवेलप बन चुका है, इसमें मीजोजोम के कुछ खास काम, ये इनके कुछ खास काम हैं, ये इनके कुछ खास रोल हैं जो हमको याद रखने हैं। तो मीजोजोम के क्या कुछ वो ऐसे स्पेशल काम हैं जिनको हम ध्यान रखें, अब से जिनको हम भूलें ना। तो आपके पास में पहला काम जी, हमारा सेल वॉल का फॉर्मेशन यही मीजोजोम कराना जानता है। तो अपनी सेल वॉल के बिल्कुल बाहर की तरफ लेयर में बैठा होने वाला ये मीजोजोम सेल वॉल की फॉर्मेशन में मदद करेगा। उसके अलावा जब आपकी बैक्टीरिया अपने डीएनए की कॉपी बना रहा होगा, उस कॉपी को, उस रेप्लिकेशन को पूरा कराने में इसी मीजोजोम का हेल्प है। डीएनए को एक दूसरी डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट यदि कराना था, तो मीजोजोम ये काम भी कर सकता है। तो आपका मीजोजोम अगर हम एक सेल के अंदर बना डालें, तो ये लीजिए आपकी एक बैक्टीरिया नंबर 1, ये भी बैक्टीरिया नंबर 1, अब ये भी बैक्टीरिया नंबर 1, लेकिन वहां से मिलकर आ गई एक डॉटर सेल, और ये दूसरी डॉटर सेल बैक्टीरिया की। तो ध्यान से अगर आप देखें, आपका ये वाला फीचर जो सेकंड और थर्ड फीचर है, यहां पर ये बैठा होगा मीजोजोम, और मीजोजोम से जुड़ा हुआ होगा आपका अपना प्यारा जेनेटिक मटेरियल, ये लीजिए। और यही मीजोजोम कुछ देर बाद सिग्नल देती है कि कॉपी कर दी जाए डबल। तो जैसे ही कॉपी यहां होगी बेटा डबल, ये लो सिग्नल मिला, सब चीजें कर दो डबल, इट्स टाइम टू डिवाइड गाइस। तो डिवाइड करने के लिए एक न्यूक्लियोइड की कॉपी 2 बार बना दी जा चुकी है, और अब जो दूसरा न्यूक्लियोइड आपने बनाया, उस न्यूक्लियोइड को एक किसी दूसरे ही मीजोजोम से अटैचमेंट दे दी जाए। तो यहाँ पर कहानी इसके साथ जुड़ी हुई थी, पर इसने कहानी यहाँ पर भी अटैच कर ली। लेकिन जैसे जैसे इनके बीच में आप स्ट्रेच बनाते जाएंगे, ये मीजोजोम इनको खींचता जाएगा, और एक समय आएगा जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी सेपरेट। और सेपरेशन के चलते आपके पास में जो मीजोजोम 1 था और जो मीजोजोम 2 था, वो अपने अपने जेनेटिक मटेरियल को लेकर के रिस्पेक्टिव सेल्स में बैठ जाएगा, और इसी को तो क्या बोला जाता है, सेल की डिवीजन। तो बैक्टीरिया ने अपने सेल को डिवाइड करने के लिए इस मीजोजोम का खास तौर पर इस्तेमाल किया होता है। साथ ही साथ आप ये एक और काम कराएगा, रेस्पायरेशन जैसी प्रोसेस, इसी तरह सिक्रीशन जैसी कुछ प्रोसेसेस कराने में ये माहिर हैं। और क्योंकि ये रेस्पायरेशन जैसी प्रोसेस कराता है, तो आप कह सकते हैं ये हमारी बॉडी के बिल्कुल इक्विवेलेंट है, एनालॉगस है माइटोकॉन्ड्रिया के, क्योंकि आपकी और मेरी बॉडी में भी माइटोकॉन्ड्रिया का यही सेम काम हुआ करता है कि आप क्या करा दें, आप वहां पर रेस्पायरेशन की टास्क कराओ। फिर साथ ही साथ सिक्रीशन भी कराना इनको आया। सरफेस एरिया को बढ़ाने का टास्क प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, वो भी इन्हीं के जिम्मे हमने दे रखा है, क्योंकि अगर एक मीजोजोम आपने बिठाया तो एक कम एरिया में ढेर सारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इकट्ठा किया, जबकि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्मूथ होती तो उसका सरफेस एरिया होता काफी हद तक कम। तो ये थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में बैठी हुई एक इनफोल्डिंग, जिसको हम नाम देते हैं मीजोजोम। बेहद कीमती है और केवल आपके बैक्टीरिया में पाई जाती है। पर जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमने सीखा और समझा कि इसी को अगर आपने पिगमेंट के साथ बिठाया तो आप नाम दे दीजिए क्रोमैटोफोर।
तो क्रोमैटोफोर अपने पास में वो इनफोल्डिंग्स ही है, कुछ नया नहीं किया आपने, इसको भी इनफोल्डिंग ही बनाया है। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं इनफोल्डिंग्स हैं, इनफोल्डिंग्स ऑफ पीएम, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इनफोल्डिंग है अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, पर इनके पास में अब की बार में पिगमेंट पाया गया, तो पिगमेंट भी प्रेजेंट है इनके पास में अपना। और साथ ही साथ ये कहाँ पर मिलते हैं, तो ये मिलते हैं खास बैक्टीरिया के अंदर में जिसका नाम है BGA, या फिर आप इसको बोल सकते हो ब्लू ग्रीन एल्गा, और इसको बोल दो साइनोबैक्टीरिया, तीनों नाम उन्हीं के हैं। तो ये है मीजोजोम या फिर क्रोमैटोफोर नाम का एक पार्ट। तो इस बैक्टीरिया के अंदर बाहर से अब कुछ और अंदर की तरफ चला जाए, तो जब और अंदर की तरफ भीतर की तरफ आप चले तो आपको अब देखने में मिलेगा आपका अपना छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल के नाम पर यहां होगा एक मजाक, क्योंकि हमारा जेनेटिक मटेरियल अब की बार सिंगल है, सर्कुलर है और डबल स्ट्रैंडेड है। तो यहाँ पर लीनियर सीधा सीधा चलने वाला जेनेटिक मटेरियल कभी भी पाया नहीं जाएगा। ये लीजिए, तो आपके पास में ये जो चीज दिखाई पड़ रही है इसी को हम क्या नाम देते हैं, जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया उर्फ हमारा न्यूक्लियोइड, जिनकी प्रॉपर्टी बेहद खास बेहद स्पेशल, ये अपने पास नेकेड तरीके का है, एक ही होगा नंबर में, सिंगल होगा, सिंगल इन नंबर, अकेला अकेला बैठना पसंद करता है। साथ ही साथ ये अपने पास में सर्कुलर गोल मटोल है, और एक बात कि हमारे पास 2 धागों का डबल स्ट्रैंड का भी होगा, डबल स्ट्रैंडेड। और अंत में ये किसका बना, ये बना होता है DNA का। तो ये वो जगह जहां पर मेन इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। ये नेकेड है तो इसका मतलब ये कहाँ फ्लोट करेगा, ये फ्लोट करेगा इन साइटोप्लाज्म। और इनका खास काम अगर हम बोलें तो ये मेन इंफॉर्मेशन को ही कैरी करता है। इट बियर मेन इंफॉर्मेशन, किसकी इंफॉर्मेशन भला, मेन इंफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल या सिंपली हमारी सेल। ठीक है, हमारी सेल की इंफॉर्मेशन लेने के लिए न्यूक्लियोइड नाम का ये 2 धागों वाला सर्कुलर स्ट्रक्चर आकर के तैयार न्यूक्लियोइड। लेकिन बैक्टीरिया थोड़े से एक्स्ट्रा काम करने में बिलीव करते हैं, तो अपने अंदर में वो कुछ और भी जेनेटिक मटेरियल लेकर के बैठे, जिसको आप बोल रहे थे एक्स्ट्रा है भाई, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। और यही एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल अगर बॉडी से बैक्टीरिया की बाहर कर दिया जाए, आउट कर दिया जाए, तो बैक्टीरिया जिंदा अभी भी रहेगा। तो ये यहाँ क्यों आया, इसका अब क्या काम, तो इस प्लाज्मिड का यहाँ काम क्या था भला, इसका रोल क्या था भला, तो इसने प्रोवाइड किया कुछ एक्स्ट्रा फिनोटिपिक कैरेक्टर। प्रोवाइड कुछ एक्स्ट्रा है भाई, कुछ एक्स्ट्रा फिनोटिपिक बोले तो फिजिकल, फिनोटिपिक बोले तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी में बदलाव आया, फिजिकल कैरेक्टर कुछ नया इनके पास आ चुका है इसी प्लाज्मिड के कारण। पर ये प्लाज्मिड के कुछ प्रकार बना लिए जाएं भाई, अलग अलग टाइप जरा बना लिए जाएं, तो हमारे पास प्लाज्मिड के नाम पर अब 3 तरीके के प्लाज्मिड मिल सकते हैं। तो अगर मैं अपने बैक्टीरिया को भी ड्रॉ कर लूं, ये है बैक्टीरिया, या 3 बैक्टीरिया ही मान लेते हैं चलो। तो पहले बैक्टीरिया के पास अपने अपने जेनेटिक मटेरियल जरूर बनाएं, एक एक जेनेटिक मटेरियल सबके पास अपना होगा। लेकिन इन 3 बैक्टीरियाज ने एक खास काम ये कर दिया कि यहाँ पर ये डबल स्ट्रैंड वाले गोल मटोल स्ट्रक्चर लेकर बैठा, जिसमें फर्स्ट कंडीशन जो आई, ये पहली कंडीशन जो आई, इसको मैंने बोल दिया है ये प्लाज्मिड तो है पर यह है TI प्लाज्मिड। और TI प्लाज्मिड बोले तो कुछ तो अलग फिजिकल प्रॉपर्टी देकर जाएगा। तो यानी कि ये TI प्लाज्मिड क्या हुआ, ये हुआ आपके पास ट्यूमर को इंड्यूस करने वाला एक प्लाज्मिड। तो जब जब ये प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया के पास आ जाए, इनके पास सेल डिवीजन की रैपिड प्रॉपर्टी आ गई, या हम कह दें रैपिड, तेजी से सेल डिवाइड करेगी ही करेगी। तो ऐसे बैक्टीरिया शो क्या करेंगे, रैपिड सेल की डिवीजन, और उसी के कारण प्लांट में, पौधों में ट्यूमर तक बना सकते हैं।
फिर आपके पास टीआई प्लाज्मिड से अगला अगर हम चलें तो आपको कुछ प्लाज्मिड यहाँ और दिखाई पड़े, जिन प्लाज्मिड का नाम हम दे दें आर प्लाज्मिड। ये लीजिए, तो आपके पास दूसरी कैटेगरी प्लाज्मिड की आई आर प्लाज्मिड, और आर प्लाज्मिड हैं हमारे पास रेजिस्टेंस के प्लाज्मिड। और रेजिस्टेंस भला किससे चाहिए हमको? तो रेजिस्टेंस प्लाज्मिड अपनी एंटीबायोटिक यानी कि वो दवाइयां जो बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल में की जाती हैं उनको खत्म नहीं कर पा रही क्योंकि वो उससे रेजिस्टेंट हो चुके हैं। तो आपने यहाँ रेजिस्टेंस प्लाज्मिड दे करके क्या कर दिया, इनके पास में अपने आप को बचाने की क्षमता आ चुकी है। इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस, बचाव मिल रहा है उनको, रेजिस्टेंस फ्रॉम एंटीबायोटिक। तो आपकी बॉडी में अगर एक बैक्टीरिया आ चुका है और बीमारी करने की कोशिश कर रहा है पर उसके पास है आर प्लाज्मिड, अब आपके द्वारा खाई गई वो एंटीबायोटिक से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बैक्टीरिया ने खुद को इवॉल्व कर दिया। वहीं तीसरी स्ट्रक्चर और एक बना ली जाए तो हम एक और नाम जरा लिखें यहाँ पर। ये अपने पास जो आखिरी प्लाज्मिड है ये थोड़ा सा खास प्लाज्मिड है, ये अपने पास कहलाता है एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड उर्फ इसका दूसरा नाम हमारे पास में फर्टिलिटी का प्लाज्मिड। तो इसका नाम मिला फर्टिलिटी प्लाज्मिड, और काम कुछ ऐसा, इनका काम कुछ फिनोटिपिक फिजिकल ऐसा कि ये बना सकता है, इट कैन फॉर्म पिलाई, और अपने पास में कॉन्जुगेशन की ट्यूब। तो अगर आपके किसी भी बैक्टीरिया के पास में कभी पिलाई देखने को मिले तो आप वहां पर एक अलग सी उसके पास में एफ प्लाज्मिड देखने को मिले तो उसके पास में आप जरूर एक पतली सी ट्यूबुलर यूनिट बना सकते हो जिसको पिलाई बोलोगे। तो जैसे जैसे आपका प्लाज्मिड अपना रूप रंग बदलता जा रहा है, नए नए काम वो कराता जा रहा है, लेकिन इन सभी प्लाज्मिड की खास बात सेम मिलेगी, ये भी अपने पास में सर्कुलर हैं, अपने पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बने होते हैं, बशर्ते इनका नंबर एक नहीं होता, इट इज मोर इन नंबर। तो इनका नंबर आपको जनरली थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है। तो बैक्टीरिया के इस स्ट्रक्चर के अंदर में जेनेटिक मटेरियल प्लाज्मिड के अलावा एक और स्ट्रक्चर जो हमने अभी देखा, इंक्लूजन बॉडी स्टोरेज का काम कराया जा रहा था। तो स्टोरेज के उस काम के लिए, स्टोरेज के उस बेहतरीन से काम के लिए आपने एक बार सामान को स्टोर किया, इनऑर्गेनिक सामान आपने इकट्ठा किया और करा दी उसकी स्टोरेज। ये लीजिए, तो कुछ सामान बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा हो चला था, आपने उसी सामान को उठाया और कह दिया यहाँ पर तो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट को सेव किया जाता है, इनऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडीज। और ये इंक्लूजन बॉडीज भला स्टोर किसको करेंगी? इट कैन स्टोर कुछ इनऑर्गेनिक सामान को, इनऑर्गेनिक मटेरियल को। जैसे कि कौन सा मटेरियल भला? एग्जाम्पल के लिए आपके पास में सल्फर का ग्रैन्यूल बन सकता है, सल्फर के दाने बन सकते हैं, तो बना दीजिए सल्फर के ग्रैन्यूल। आप चाहें तो बना दीजिए वॉल्यूटिन जिसका दूसरा नाम फॉस्फेट के ग्रैन्यूल हैं। तो दानेदार फॉर्म में आपने लिया है स्ट्रक्चर को और उनको करा दिया है स्टोर। तो फॉस्फेट के ग्रैन्यूल हो या फिर आपके सल्फर के ग्रैन्यूल हो, इनऑर्गेनिक सामान है, तैरता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसका मतलब इनऑर्गेनिक मटेरियल को इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में स्टोर करेंगे जिनके पास में कोई भी कवर नहीं होता, इट इज विदाउट मेम्ब्रेन। तो बिना कवर की ये एक ऑर्गेनली है जहां पर आप चीजों को स्टोर करते हो। तो इसका मतलब फंक्शन भी इसका कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर आप मेन टास्क कराते हैं किस चीज का? स्टोरेज का। तो पहली बार में इंक्लूजन बॉडी, इनऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडीज में आपने इनऑर्गेनिक सामान को स्टोर किया। दूसरी बारी में आप क्या स्टोर कर सकते हैं? आपकी इस बैक्टीरिया ने बनाया है कुछ खाने का सामान, तो खाने के सामान को नाम दे दीजिए एज अ फूड इंक्लूजन बॉडी। तो यहाँ पर ये बन गई खाने को स्टोर करवाने के लिए एक खास इंक्लूजन बॉडीज, जैसा नाम वैसा इनका काम। तो यहाँ पर स्टोरेज खाने की ही होती होगी, तो स्टोरेज आप करा दीजिए साइनोफाइसियन स्टार्च की।
या फिर आप एक और चीज यहाँ स्टोर कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजेन का ग्रैन्यूल। तो ग्लाइकोजेन का ग्रैन्यूल लो, दानेदार स्ट्रक्चर लो, या साइनोफाइसियन स्टार्च लो, दोनों में ही बैक्टीरिया अपने खाने के सामान को स्टोर करके बैठा है। और अंतिम अंतिम कैटेगरी में आती हैं आपकी गैसेस, जहां पर गैस को स्टोर करने के लिए बैक्टीरिया ने बिना कवर का, बिना मेम्ब्रेन का, सॉरी, ये एक पार्ट बिठा कर रखा है जिसको आप नाम देंगे खासा नाम, दैट इज गैस का वैक्यूल। ये गैस का वैक्यूल है भाई, गैस का वैक्यूल है। तो स्टोर भी क्या करता होगा, गैस को स्टोर कराने का काम खास तौर पर मिलता है कहाँ, आपके साइनो बैक्टीरिया में एक जगह। दूसरी बार में ये कहाँ मिलता है आपको, ये मिलता है आपके पर्पल या फिर आपके ग्रीन बैक्टीरिया। तो हरे बैक्टीरिया और पर्पल बैक्टीरिया के अंदर खास तौर पर ये कॉमन है गैस वैक्यूल, जो कि उनको तैरने की, फ्लोट करने की कैपेसिटी देता होगा। तो ये रही इनकी इंक्लूजन बॉडीज। फिर अब इनके पास में कुछ सरफेस में और इनके राइबोसोम में कुछ तो सामान और भी बैठा हुआ है। उन चीज़ों को भी हमें कुछ पार्ट में कवर करना है, इस पार्ट को भी हमने इसके साथ में ही ऐड करना है। पर फिलहाल अब तक की कहानी में हम अगर बोलें तो हम इस बैक्टीरिया को जान चुके हैं कुछ हद तक, जिसमें से काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स को डिटेल में भी अभी हमने फिलहाल सीख लिया। तो बैक्टीरिया के अंदर अगर झांका जाए, इस बैक्टीरिया के अंदर यदि झांका जाए, तो आप इसकी लेयर से अब थोड़े से वाकिफ हैं, आप काफ़ी हद तक चीज़ों को जानते हैं। सबसे बाहर की परत ग्लाइकोकैलिक्स कहना, अंदर की तरफ में उसकी सेल वॉल बिठाना, फिर बिठाना उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर की तरफ में झांकोगे तो मिलेगा उसका जेनेटिक मटेरियल, जो कि होगा नेकेड, सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, यहाँ बैठा है एक डीएनए का फॉर्म, और तैरते हुए गोले, कुछ नई चीज नहीं, यहाँ पर उसके राइबोसोम है। बाकी का सामान यहाँ और कुछ आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपका बैक्टीरिया इन जनरल कैसा हुआ करता है भाई, बैक्टीरिया अंदर से खाली है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली यहाँ नहीं मिलती। तो इनकी इनऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडीज या फिर और कुछ सामान फिलहाल हमें देखने को नहीं मिल रहा है स्ट्रक्चर में तो, लेकिन यस, बाहर बॉडी के कुछ और भी यूनिट्स हैं जिनके बारे में सीखना, बातचीत करना अभी हमारे लिए बचा है। कुछ धागे और आपको दिख रहे हैं जो कि प्लाज्मिड है। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लाज्मिड है भाई, ये जो यूनिट मिली। तो हमारे पास ये रहा एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। पर यस, हम लोग अभी इस पार्ट को आगे और थोड़ा सा बढ़ाने वाले हैं। यहीं तक केवल हम लोग नहीं रुकेंगे, हमने बिल्कुल थोड़ा सा और आगे जा करके अपने चैप्टर को भी फिनिश करना है। पर यस, हम मिलेंगे एक नई लेक्चर के साथ में, जहां पर एक साथ एक स्ट्रेच में हम लोग बात कर रहे होंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, एक बेसिक से चैप्टर की। तो यस, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं यार जल्दी से अपने चैप्टर को कंप्लीट करने में। तब तक मॉड्यूल के और बाकी जितने सवाल आपके पास इस टॉपिक तक की हों उनको बनाकर जरूर रख लेना। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।